नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। कहते हैं कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकती है। अगर आप अच्छे थॉट्स के साथ किसी भी काम को करते हैं तो काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आसानी से पूरा हो जाता है और आपके आसपास एक नई ऊर्जा का संचार करता है, साथ ही नेगेटिव। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर शख्स कहीं ना कहीं परेशान है। खुद को पॉजिटिव बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ भागम भाग है तो वहीं दूसरी तरफ टीवी पर लूटपाट, हत्या, अपराध की खबरें जो हमारे चैन और सुकून को छीन लेती हैं। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीवी के पिटारे में आपके लिए ढेर सारी गुड न्यूज है जो आपके दिन भर की कामकाज की थकान और आपकी नेगेटिविटी को छू मंतर कर देगी, जिसे देखकर और सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी साथ ही जो आपके माइंड को कूल कर देंगी और आपका दिल कह उठेगा कि ये तो है गुड न्यूज। भारत का गगनयान मिशन नया इतिहास रचने जा रहा है। खबरों की माने तो गगनयान मिशन की तैयारी हो चुकी है। अगले साल भारत 1 या 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 ट्रायल किए जाएंगे जो कि इस साल पूरे कर लिए जाएंगे। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारत का गगनयान मिशन नया इतिहास रचने जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारी गगनयान मिशन की तैयारियां हो चुकी हैं। अगले साल भारत 1 या 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसके लिए 2 किए जाएंगे जो कि इस साल के अंत तक पूरे कर लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि पहला ट्रायल खाली होगा। इसका सीधा सा मतलब ये कि पहले तो रहित विमान भेजा जाएगा। इस बाद दूसरे ट्रायल में महिला रोबोट युक्त अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इन दोनों मिशन के आधार पर फिर तीसरा मिशन होगा। तीसरे लोगों को स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा और ये भारत का इकलौता अंतरिक्ष मिशन है। गगनयान स्पेस फ्लाइट मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। इसमें पहला टेस्ट साल 2022 के मध्य में होगा। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन जीवन होगा। इसके बाद 2022 के अंत में व्योममित्र नाम का रोबोट भेजा जाएगा। जाने वाले रोबोट का नाम व्योममित्र है। इस रोबोट को इसरो चालक दल के साथ पहली बार गगनयान मिशन 2023 में लॉन्च होगा। दरअसल पीएम मोदी ने भी साल 2018 में एक भाषण में कहा था कि भारत साल 2022 तक कोई भी भारतीय अंतरिक्ष यात्री गगनयान में सवार हो सकेगा। इसके साथ ही इसरो भी तैयारियों में जुट गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में आंध्र प्रदेश में स्थित श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी HS-2 का सफल परीक्षण किया था। वहीं गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों ने रूस में अपनी ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। इन्हें मॉस्को के नजदीक जियोजनी शहर में स्थित रूसी स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एस्ट्रोनॉट्स बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। इन्हें गगननॉट्स बुलाया जाएगा। गैगरीन कॉस्मोनॉट्स ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय वायुसेना के पायलटों की ट्रेनिंग हुई थी। भारतीय वायुसेना के 4 पायलट हैं, जिनमें एक ग्रुप कैप्टन है, बाकी 3 विंग कमांडर हैं। तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इन्हें बेंगलुरु में गगनयान मॉड्यूल की ट्रेनिंग दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने गगनयान प्रोजेक्ट के लिए 10,000 करोड़ रुपए जारी किए। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा कराएगा। इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा और इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा था। गगनयान पर सर्वप्रथम कार्य 2006 में शुरू किया गया था। इसमें अंतरिक्ष में 7 दिन गुजारने में योग्य मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्ष यान के जैसा एक साधारण जहाज तैयार करने की योजना बनाई गई थी। तब ये सिर्फ 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए बनाया गया था। मार्च 2008 तक इसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम भी पूरा हो चुका था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए करीब 1 साल के लंबे इंतजार के बाद फरवरी 2009 में भारत सरकार ने इसके लिए कुछ बजट मंजूर किया।
पर इसको पर्याप्त साथ नहीं मिल पाया। इस मिशन के लिए लगभग 12,400 करोड़ रुपयों की जरूरत थी, लेकिन 2012 तक सरकार ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए ही दिए। एक बार के लिए जब इसकी एनक्रूड लॉन्चिंग 2013 में ही तय कर दी गई थी, तब उसे 2016 तक के लिए टाल दिया गया। 2017 में भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए इसरो को पैसे दिए और 15 अगस्त 2018 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के इस स्पेस क्राफ्ट को पूरा करने की घोषणा कर दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की घोषणा साल 2018 के स्वतंत्रता दिवस के दिन औपचारिक रूप से अपने भाषण के दौरान की। साल 2023 इसरो और प्रत्येक भारतीय के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक साल रहने वाला है, क्योंकि भारत में बने स्पेस यान से पहली बार कोई भारतीय स्पेस की सैर करने वाला है, जिसका हर भारतीय को बेसब्री से इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। देश रक्षा के क्षेत्र में सशक्त हो रहा है और इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने 75 रक्षा उत्पादों को लॉन्च कर रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को और गति दी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रक्षा उत्पाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही देश में व्यापक बदलाव लाएगी। देखिए सशक्त होते भारत पर हमारी ये रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले 75 रक्षा उत्पादों को लॉन्च किया। इनमें से कुछ पहले से ही सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, जबकि शेष तैनाती की प्रक्रिया में है। इन 75 उत्पादों में से कुछ पहले से ही सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं, जबकि शेष तैनाती की प्रक्रिया में है। ये 75 उत्पाद रोबोटिक सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार के विश्लेषण, निगरानी प्रणाली, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आवाज की विश्लेषण और C4ISR यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर और खुफिया निगरानी और टोल लेने तथा डेटा विश्लेषण से संबंधित है। आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तकनीक पर किसी एक देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। भारत को इस दिशा में बेहद सावधानी से काम करने की जरूरत है। हमें इसके कारण होने वाले कानून, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल भारत का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग मानवता की प्रगति और शांति के लिए करना है। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही व्यापक बदलाव लाएगी। 75 नव विकसित AI उत्पादों को लॉन्च करने का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव और रक्षा में आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फार्म्स में, प्लांट्स में डिजीज, पेस्ट और पुअर न्यूट्रिशन डिटेक्ट करने में भी सहायक हो रही है। इसी तरह ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट और अन्य अनेक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AI ने रक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, व्यापार और वाणिज्य और परिवहन सहित लगभग हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली है। उन्होंने सभी रक्षा हितधारकों से मानव चेतना की संयुक्तता के बंधन को बढ़ाने और AI की योग्यता को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में शामिल करने की बात कही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की तारीफ भी की है कि रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल, DRDO, DPSU और उद्योग रक्षा के लिए नवाचार और स्वदेशी AI समाधान प्रदान करने के लिए सार्थक कोशिश कर रहे हैं और भविष्य की प्रौद्योगिकी भी विकसित कर रहे हैं। साथ ही सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत को AI का ग्लोबल हब बनाने के लिए AI सक्षम और AI आधारित अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की तारीफ की है। दरअसल भारत जल्द ही AI के क्षेत्र के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। अगर देखा जाए तो हमने रिमोट पायलट, मानव रहित हवाई वाहनों आदि में AI अनुप्रयोगों को शामिल करना शुरू कर दिया है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है, जिससे कि हम ऑटोमेटिक हथियार प्रणाली विकसित कर सके। रक्षा क्षेत्र में AI और बिग डेटा जैसी प्रौद्योगिकियों का समय पर समावेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि हम प्रौद्योगिकी तरक्की में पीछे न रहें और अपनी सेवाओं के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम लाभ उठाने में सक्षम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
यूपी विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी में एक्सप्रेसवे के आंकड़ों को देखकर आप भी कहेंगे। ये एक्सप्रेसवे यूपी में विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। दरअसल सीएम योगी ने राज्य में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रख दी है। और गुड न्यूज ये है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। यूपी विकास की पटरी पर दौड़ रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि यूपी में एक्सप्रेसवे के आंकड़ों को देखकर आप भी कहेंगे। ये एक्सप्रेसवे यूपी में विकास को रफ्तार देने का काम करेगा। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे नेटवर्क की आधारशिला रख दी है। आने वाले समय में दुनिया के कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में होगी। और गुड न्यूज ये है कि 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बना है। दरअसल पिछले 5 सालों की बात करें तो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास के लिहाज से काफी कुछ बदला है। और किसी भी राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था को गति देने का काम करता है। और सड़कों को देखकर तरक्की का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 3200 किलोमीटर के कुल 13 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है, जबकि 6 एक्सप्रेसवे संचालित हैं। गांव की गलियों से लेकर ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय, दूसरे राज्यों और दूसरे देशों को जोड़ने वाले सड़कों का संजाल निर्मित किया गया है। आइए जानते हैं कि यूपी में कुल कितने एक्सप्रेसवे हैं और कितने पर काम जारी है। विकास का एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 25 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे 96 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। कुल संचालित एक्सप्रेसवे 1225 किलोमीटर। दरअसल यूपी का सीएम बनने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने राज्य के विकास के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी और कहा था कि सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क का विकास हमारी प्राथमिकता है। और अब यूपी में विकास को रफ्तार देती इन सड़कों को देखकर राज्य में विकास का सपना सच होता हुआ नजर आ रहा है। यूपी में कुल संचालित एक्सप्रेसवे के बाद आइए जानते हैं कि राज्य में कुल कितने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हैं। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 91 किलोमीटर। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर। गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 380 किलोमीटर। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 519 किलोमीटर। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर। गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे 117 किलोमीटर। कुल निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे 1974 किलोमीटर। एनसीआर और पश्चिमी यूपी के लोगों की दशकों पुरानी मांग को देखते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे इसका जीता जागता उदाहरण है। साथ ही 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे न केवल पूर्व और पश्चिम की दूरी से कम करेगा, बल्कि दिलों को भी जोड़ने का कार्य करेगा। इनके अलावा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका लाभ सभी प्रदेशवासियों को मिलेगा। हाईवे और एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे भी बनाए जा रहे हैं। ये गलियारे तीव्र, संतुलित और समावेशी विकास के साथ साथ रोजगार की अपार संभावनाओं को गति देंगे। इसके लिए जमीनें चिन्हित की गई हैं, जहां आपातकाल वायुसेना के विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए हवाई पट्टियां भी बनाई जा रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण से राज्य में लोगों को यातायात की सुगमता के साथ साथ विकास की गति और तेज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
नोएडा पुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसको सुनकर आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। दरअसल नोएडा पुलिस ने नोएडा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 35 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। इन बच्चों का दाखिला स्कूल में पुलिसकर्मियों ने करवा दिया है। इसके बाद इनके बीच जाकर स्कूल बैग, कॉपी, जूते, पेंसिल बॉक्स, कलर समेत अन्य जरूरी सामान भी इन्हें दिया गया। साथ ही पुलिस अधिकारी इनके माता पिता से मिले और ये जिम्मेदारी दी कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। बच्चों पर पड़ी खाकी की नजर, बच्चों के सपनों को लगा पंख, नहीं थमेगा शिक्षा का कारवां, झुग्गी में फैलेगा ज्ञान का उजियारा। कहते हैं शिक्षा वो हथियार है जो साथ हो तो हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं। शिक्षा की रोशनी जैसे ही किसी पर भी पड़ती है वैसे ही उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। वैसे भी शिक्षा हर इंसान का अधिकार है। शिक्षा के रथ पर सवार होकर ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। लेकिन देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते। स्कूल में जाने का सपना उनका अधूरा रह जाता है। गरीबी में जीने वाले इन बच्चों का बचपन जिम्मेदारियों और अभाव में कब दम तोड़ देता है इसका पता तक नहीं चलता। और ऐसे में अगर इन बच्चों के सपनों को किसी का सहारा मिल जाए तो इनके सपनों को मानो पंख लग जाता है। बच्चों के सपनों को पंख लगाने वाली एक ऐसी ही पहल नोएडा पुलिस की तरफ से की गई है जो कि किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। दरअसल नोएडा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 35 बच्चों पर खाकी की नजर क्या पड़ी, उन्हें उम्मीदों का पूरा आसमान ही मिल गया। स्कूल से दूर रहने वाले इन बच्चों को पुलिस और शिक्षा विभाग की पहल के बाद स्कूल में दाखिला मिल गया है, जहां ये आम बच्चों की तरह अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएंगे। पुलिस ने नोएडा सेक्टर 14 के पास शनि मंदिर की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 35 बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। इन बच्चों का दाखिला स्कूल में करवा दिया गया है। इसके बाद इनके बीच जाकर स्कूल बैग, कॉपी, जूते, पेंसिल बॉक्स, कलर समेत अन्य जरूरी सामान डीसीपी व एसीपी ने सौंपा। यही नहीं, पुलिस अधिकारी इनके माता पिता से भी मिले और ये जिम्मेदारी दी कि बच्चों को नियमित स्कूल भेजेंगे। बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं इसकी निगरानी भी पुलिस अधिकारी करेंगे। जिन बच्चों का स्कूल में दाखिला हुआ है सभी के पिता दिहाड़ी मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। और जिन बच्चों का दाखिला स्कूल में कराया गया है उनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है। तंगहाली में जीने वाले इन बच्चों को जैसे स्कूल में जाने का ऑफर मिला वो झट से तैयार हो गए। अपराधियों की धरपकड़ करने में मशगूल रहने वाली पुलिस मासूमों के चेहरे की खुशी को भी समझ सकती है। आपको बता दें कि इस पूरी मुहिम की शुरुआत उस वक्त हुई जब ज्वाइंट सीपी लव कुमार कांवड़ यात्रा के लिए रूट के निरीक्षण को देखने के लिए निकले थे। चिल्ला बॉर्डर से आगे शनि मंदिर तक पहुंचे तो देखा कि कुछ बच्चे ऐसे ही खुले में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। ज्वाइंट सीपी ने बच्चों की तो बच्चों ने बताया कि वो पढ़ते हैं लेकिन स्कूल नहीं जाते। इस पर लव कुमार ने उनको स्कूल भेजने का वादा किया था। पुलिस अधिकारियों की देखरेख में ये बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। करने वाली नोएडा पुलिस की तरफ से बच्चों के जीवन में शिक्षा की रोशनी लाने के लिए किए गए इस प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है और लोगों को मानवीय भावना से जोड़ने वाला ये प्रयास एक मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चौदह जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जिसको लेकर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया गया है। कांवड़ियों को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बाबा के भक्तों की सुविधाओं का पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। तो देखिए कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर हमारी रिपोर्ट। 14 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है, जिसको लेकर यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड में तैयारियों को चुस्त दुरुस्त किया गया है। कांवड़ियों को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बाबा के भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सबसे पहले अगर बात करें यूपी की, तो कोरोना महामारी के बाद यूपी में 2 साल बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन स्थानों पर लाइट और सफाई के साथ साथ प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की जाए, जिससे कि राज्य भर में कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। इसके अलावा मेरठ में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने 14 तारीख की रात 12 बजे से 27 जुलाई की शाम 6 बजे तक दिल्ली दून हाईवे समेत पश्चिमी यूपी की महत्वपूर्ण सड़कों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान जारी किया है। वहीं बात करें उत्तराखंड की, तो हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में कांवड़ यात्रा को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की थी, जिसमें सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। माना जा रहा है कि इस बार कांवड़ यात्रा में 3 से 4 करोड़ शिव भक्त हरिद्वार पहुंचेंगे। बारिश होने के बावजूद भी इनके कदम रुक नहीं रहे हैं। कहाँ से आए हो? सरसा से। अच्छा, तो रुकना नहीं है? नहीं। अच्छा, बिना रुके चलना है? चलना है जी। रख नहीं सकते? नहीं रख बारिश सकते। हो रही है, बारिश में भी आप चलोगे? चलना पड़ेगा। हम चलते चलते उनसे बात कर रहे थे, और ये शिव के लिए, शिव के प्रति इन भोलों का प्रेम ही तो है जो ऐसी बारिश में भी इनके कदम रुक नहीं रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं आफरीन बानो, जनतंत्र टीवी हरिद्वार। वहीं राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांवड़ कैंप संचालकों को सलाह देते हुए कहा है कि शिविर लगाने से पहले वो अनुमति लें और साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इन कैंप से यातायात में परेशानी न हो। ये अरेंजमेंट 14 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 26 तक चलेंगे। टोटल 338 कैंप्स होंगे जिन पे कांवड़िये जो हैं ठहरेंगे, रुकेंगे। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यात्रा को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए एक पैसेंजर रजिस्ट्रेशन सिस्टम खोला है और अब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। यात्रा में हिस्सा लेने वाले यात्री kanwar.delhipolice.gov. पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैंप्स की सिक्योरिटी के लिए भी पुख्ता अरेंजमेंट्स किए हैं। हमने दिशा निर्देश जारी किए, डूज एंड डोंट्स जारी किए हैं कांवड़ियाज के लिए और कांवड़ कैंप्स के लिए, जिसमें इस बारी सीसीटीवी के द्वारा सभी कैंप्स को कवर किया जा रहा है। मोर्चा, मचान्स और हमारी तरफ से जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है उसकी हमने प्रोविजनिंग की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि कांवड़ियों की यात्रा के दौरान यातायात का उल्लंघनों के मौके पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर जांच की जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई की जाएगी। दरअसल हर साल लाखों शिव भक्त अपने मूल स्थान से होते हुए दिल्ली की कुछ सीमाओं के रास्ते हरिद्वार पहुंचते हैं। इसी के साथ कांवड़ियों के लिए कुछ खास रूट का भी इंतजाम किया गया है और कांवड़ियों के लिए कुल मिलाकर 338 कैंप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कांवड़ियों से तय रूट का इस्तेमाल करने की अपील की और मोटर चालकों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी कहा है। तो कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिससे कि बाबा के भक्तों को किसी भी तरह की समस्या न हो और कांवड़ की यात्रा शांति के साथ पूरी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।